Hello, my dear friends. I am your friend Manjit Singh Khasa. I welcome all of you to my channel Law Shiksha. Dear friends, in our today's topic, we will study the Civil Procedure Code 1908. Maximum student इसे difficult subject मानते हैं, but dear friends, after this video, ये आपको बहुत easy लगने वाला है. So our today's topic is Civil Procedure Code 1908, Act number 5 of 1908. ये 1908 में ये एक्ट पास हुआ था. एक्ट नंबर 5 था ये 1908 में. डियर फ्रेंड्स, Civil Procedure Code. First, we must understand the skeleton of this CPC. हम पहले इसके स्केलेटन को समझते हैं कि CPC है क्या. दिस कोड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. CPC को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक इसका मेन बॉडी है जिसमें 158 सेक्शंस हैं एंड वन इज द शेड्यूल 1 कंटेनिंग 51 ऑर्डर्स अलोंग विद द रूल्स. आप बोलेंगे कि यहाँ पे शेड्यूल 1 है, सिर्फ शेड्यूल क्यों नहीं है जब एक ही शेड्यूल है? तो डियर फ्रेंड्स, इसमें पहले 5 शेड्यूल होते थे बट 4 शेड्यूल्स को हटा दिया गया है. अभी इसमें खाली शेड्यूल 1 बचा है. अगर एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो बाय नेम इटसेल्फ इट इज अ सिविल प्रोसीजर कोड. इट मींस which defines about the procedure of civil suits in a civil court. The code of civil procedure applies to all the proceedings in a civil court. आप जब कोई भी सिविल सूट लेके जाते हैं सिविल कोर्ट में, उसका ट्रायल कैसे होगा, उसमें किस तरह से आपके डिसीजन आएंगे, ऑर्डर और डिक्री कैसे पास होंगी, उसकी जो फर्दर स्टेजेस होती हैं, भाई आप अपील कर सकते हैं, रेफरेंस है, रिव्यू है, रिवीजन है, टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ फाइनल जजमेंट. ये आपका कंप्लीट प्रोसीजर को किसके हिसाब से होता है? ये सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से होता है. तो बाय नेम इटसेल्फ हमें पता लग गया कि ये सिविल कोड पे अप्लाई होता है. फ्रेंड्स, अभी हम इसकी हिस्ट्री की थोड़ी सी अगर बात करें तो 1947 से पहले यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था. पहले इंडिया में जब ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने देखा कि हमारे पास कोई भी ऐसा कोड इनेक्ट नहीं है इंडिया के लिए जिसमें सिविल सूट्स के लिए कुछ डिसीजन ले सकें. तो दे इनेक्टेड अ फर्स्ट कोड इन 1859. जो पहला सिविल कोड था वो 1859 में इनेक्ट हुआ था, बट इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे. इसको सेवरल टाइम्स इन 1877, 1882 एंड टिल 1908 इसे कई बार अमेंड किया गया so that those defects can be removed. And finally, the present civil procedure code, it enacted in 1908 and it came into the force on 1st January 1909. 1 जनवरी को 1909 में हैप्पी न्यू ईयर बोला सिविल प्रोसीजर कोड ने इंडिया को. फ्रेंड्स, यहां तक मैक्सिमम लोगों को पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि फर्स्ट कोड जो इनेक्ट हुआ था उसका ड्राफ्टर कौन था? मिस्टर जॉन रोमिली. मिस्टर जॉन रोमिली वाज द मैन हु वाज द ड्राफ्टर ऑफ द फर्स्ट कोड. एंड फॉर आवर प्रेजेंट कोड, भाई वो तो चला गया, वो तो एप्लीकेबल ही नहीं है अभी तो हमारे पास प्रेजेंट कोड तो 1908 का है. तो डियर फ्रेंड्स, मिस्टर अर्ले रिचार्ड, he is the father of this civil procedure code. तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि who is the head of the committee for the enactment of civil procedure code in 1908. तो who was that person? Mr. Earle Richard. Dear friend, after independence also it was amended in 1951 and 1956. बिकॉज इंडिपेंडेंस के बाद हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि इसकी एप्लीकेबिलिटी एज पर इंडियन सोसाइटी जो होनी चाहिए, तो उसमें काफी सारी अमेंडमेंट्स की गई. द फर्दर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स 1976, 1999 और 2002
ये काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स मानी जाती हैं सिविल प्रोसीजर कोड के रिगार्डिंग। जो अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, ये इंप्लीमेंट हुआ था 1 Feb 1977 को। डियर फ्रेंड्स, प्लीज नोट दीज इंपॉर्टेंट डेट्स, दीज विल हेल्प यू इन योर प्री एग्जाम। तो जो 1976 का अमेंडमेंट था वो 1 Feb 1977 को हुआ था, बट सारे सेक्शन नहीं हुए थे, एक्सेप्ट सेक्शन 12, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 50। जी हाँ फ्रेंड्स, इन सेक्शंस को 1 Feb 1977 से एप्लीकेबल नहीं किया गया था। तो ये कब से एप्लीकेबल हुए? द सेक्शन 12 एंड 50 came into the force on 1st May 1977 को, and section 30 with effect from 1st July 1977। 1976 में जो हमारा अमेंडमेंट हुआ वो सारा इंप्लीमेंट नहीं हुआ 1 Feb 1977 को। अमेंडमेंट एक्ट उस दिन से इंप्लीमेंट कर दिया गया, बट 3 सेक्शन को छोड़ के। और 3 सेक्शन की जो इंप्लीमेंटेशन डेट है वो सेक्शन 12 और 50 आए 1 मई 1977 को, और सेक्शन 13 जो है दैट विल बी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 1977। 1976 the CPC Amendment Act 1999 and CPC Amendment Act 2002, and this came into the force with effect from 1st July 2002. Both the amendment acts came into the force with effect from 1st July 2002. This is very very important dear friends. कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके रिकमेंडेशन पे ये हुआ था। तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसको बोलते थे जस्टिस मालिमत कमेटी। जस्टिस मालिमत थे, वो हेड थे इस कमेटी के, और उन्हीं के रिकमेंडेशन पे 99 और 2002 के अमेंडमेंट्स किए गए थे। डियर फ्रेंड्स, अभी आपको हिस्ट्री समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ लॉ। सिविल प्रोसीजर कोड इज अ प्रोसीजरल लॉ। अभी आप बोलेंगे प्रोसीजरल लॉ क्या है भाई? मेरे ख्याल से सभी हमारे फ्रेंड्स को अच्छे से पता होगा, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ द लॉ। 2 प्रकार का आपका कानून होता है। एक होता है आपका सब्सटेंटिव लॉ एंड अनदर वन इज द प्रोसीजरल लॉ। दिस इज वेरी सिंपल कि जो डिटरमाइन करता है आपके लीगल राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज को, विच डिटरमाइंस अबाउट योर लीगल राइट्स और लाइबिलिटीज, वो तो हो गया आपका सब्सटेंटिव लॉ। बट हाउ टू अचीव देम, रास्ता कौन बताएगा भाई? आपके लीगल राइट्स कैसे आपको मिलेंगे, आपको ड्यूटीज के लिए कैसे बाउंड किया जाएगा, ये कौन बताएगा? ये बताएगा आपको प्रोसीजरल लॉ। इट मींस इट पुट्स द सब्सटेंटिव लॉ इन मोशन। ये किसका काम है? प्रोसीजरल लॉ का है। और आपका सीपीसी क्या है? एक प्रोसीजरल लॉ है। फ्रेंड्स, नाउ यू कैन सी देयर इज अ टेबल इन फ्रंट ऑफ यू। द मेन बॉडी ऑफ दिस सीपीसी इज डिवाइडेड इनटू 11 पार्ट्स, and first schedule is separate containing 51 orders. जो सेक्शन 1 to 8 है, दोज आर प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक है वो, उसमें सिर्फ डेफिनेशंस दी गई हैं। सेक्शन 9 टू सेक्शन 35B सूट्स इन जनरल, ये जनरल सूट्स की बात करता है। सेक्शन 36 से 74 एग्जीक्यूशन है कि आपकी डिग्री कैसे एग्जीक्यूट होगी, आपका जजमेंट कैसे आएगा, कैसे डिग्री पास होती है, कैसे कोर्ट ट्रांसफर करता है डिग्री को फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट फॉर द एग्जीक्यूशन, ये सब इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर। सेक्शन 75 से 78 इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स होती हैं। जब कोर्ट को लगता है कि भाई मुझे कोई कमीशन के थ्रू हेल्प लेनी पड़ेगी इस केस में, तो कोर्ट कुछ कमीशन बनाता है। ये वो वाला कमीशन नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये कमीशन एक कमेटी से मतलब है जिसे कोर्ट अपॉइंट करता है टू इन्वेस्टिगेट द केस। तो उनके बारे में जो बताया गया है वो सेक्शन 75 से 78 में बताया गया है। 79 टू 88 सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस। अब मान लीजिए किसी गवर्नमेंट या पब्लिक अफसर के अगेंस्ट में केस करना है,
तो कैसे केस होगा, आपको सेक्शन 80 के हिसाब से उसको नोटिस देना है, 2 महीने का टाइम देना है। तो ये सब प्रोसीडिंग्स जो स्पेशल केसेस, पर्टिकुलर केसेस की हैं, ये बताई गई हैं आपको सेक्शन 79 से सेक्शन 88 तक। सेम वे आप सारे पार्ट्स को एक बार नोट कर सकते हैं। सेक्शन 89 से 93 तक स्पेशल प्रोसीडिंग्स है, 94 और 95 में सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग दी गई है, 96 से 112 अपील्स के बारे में बताया गया है। जब आपको लगता है कि नीचे वाले कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने आपको जो रेमेडी दी, जो डिसीजन डिक्री आपके अगेंस्ट में पास हुई, वो सही नहीं हुई, तो आप उसके अगेंस्ट में अपीलेट कोर्ट में, हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन पार्ट 8 सेक्शन 113 से 115 तक, सेक्शन 116 टू 120 ये हाई कोर्ट के रिलेशन स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं इसमें। और पार्ट 10 सेक्शन 121 से 131 रूल्स डिफाइन किए गए हैं। यही पार्ट 11 में सेक्शन 132 से सेक्शन 158 तक मिसलेनियस आता है, जिसमें अब डिक्री कैसे अमेंड हो सकती है, पावर्स क्या है, ये सब मिसलेनियस रूल्स बताए गए हैं इसमें, जिनको हम नेक्स्ट वीडियोस में बहुत डीपली पढ़ेंगे। और फर्स्ट शेड्यूल आपका है ही, जिसमें 51 ऑर्डर्स हैं और हर ऑर्डर के नीचे कुछ रूल्स एंड सब रूल्स दिए हुए हैं। डियर फ्रेंड्स, जो आपके सेक्शंस में दिया गया है उसको मोशन में लाने के लिए, फोर्स में लाने के लिए आपके ऑर्डर्स काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां तक आपने एक सीपीसी के स्केलेटन को समझा, सीपीसी क्या है, 158 सेक्शंस कैसे डिवाइड है। यहां तक आपको अपने माइंड पे ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक स्केलेटन को मैं समझाना चाहता था कि स्केलेटन कैसे है। अब फर्दर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताता हूं, जो आपने जर्नली अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया हो गया। हम नहीं तो हमारा कोई ना कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, किसी न किसी का केस आपने देखा होगा। या जर्नली केस जब जाता है तो बीइंग ए लॉ स्टूडेंट हमें पता है कि भाई एक केस हम कोर्ट में लेके जाते हैं, हम कोर्ट से कुछ रेमेडी या रिलीफ की डिमांड करते हैं, कोर्ट केस को इन्वेस्टिगेट करता है, एविडेंस लेता है, आफ्टर एविडेंस वो आइदर इन अवर फेवर और अगेंस्ट हमें डिसीजन दे देता है। ये एक सिंपल प्रोसीजर है। हम इसी प्रोसीजर के हिसाब से अभी सीपीसी को समझते हैं। अब हम मान लेते हैं कि एक्स और वाई दो लोग थे। अभी क्या हुआ, एक सुंदर सा घर है, आप देख रहे हैं एक्स और वाई के बीच में एक सुंदर सा घर है। अभी क्या हुआ, ये एक्स बोल रहा है कि घर मेरा है, लेकिन वाई इसमें कब्जा करके बैठा है। तो क्या हो गया, एक्स और वाई दो लोग हो गए, इनके बीच में झगड़ा हो गया, तो ये दोनों क्या है, ये बन गए पार्टी। भाई झगड़ा हो गया ना दोनों में, ये पार्टी है दो, पार्टी टू सूट, एक दूसरे पे केस कर सकते हैं। एक्स बोलेगा मेरा घर है, वाई बोलेगा नहीं मेरा है, तो एक्स वाई के ऊपर केस कर सकता है। तो ये दोनों क्या हो गए, पार्टीज। तो ऑर्डर 1 क्या बोलता है हमारा, पार्टीज टू सूट। अभी ये कहां जाएगा एक्स, पार्टीज टू सूट तो है, अब शूट कहां करेगा, कोर्ट में करेगा। कोर्ट में कैसे करेगा, कोर्ट में जाने से पहले वो अपना क्या बनाएगा, केस बनाएगा। तो फ्रेम ऑफ शूट, अब शूट कैसे फ्रेम होगा वो ऑर्डर 2 में बता दिया। अब पहुंचे आप एक वकील साहिबा के पास कि मैडम ऐसे ऐसे वाई ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया है, मुझे उसके ऊपर केस करना है। तो भाई वकील साहब के बारे में कौन बताएगा, सीपीसी बिल्कुल बताएगा। ऑर्डर 3 रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स एंड प्लीडर। अभी देखिए आपके पास दो पार्टी थी, सूट आपने फ्रेम कर लिया, आप वकील साहिबा के पास पहुंच गए। अभी वकील साहिबा ने क्या किया, हमारे केस को फर्दर क्या करेंगी, वो हमसे एक प्लेंट लिखवाएंगी कि भाई उसमें फैक्ट क्या थे, कॉज ऑफ एक्शन क्या थे, और हमें क्या रेमेडी चाहिए, और वो कोर्ट में दे देंगी। कहां पे दे देंगी, कोर्ट में। ठीक है, जब कोर्ट में दे देंगी तो भाई इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ऑर्डर 4 यही तो बता रहा है आपको कि जब केस कोर्ट में चला जाता है तो कैसे होता है, वहां एक रजिस्टर रहता है। ऑर्डर 4 रूल 2 के हिसाब से आपका केस उसमें रजिस्टर हो जाता है और कोर्ट आपको एक नंबर दे देती है आपके केस के अगेंस्ट में, सूट नंबर विद द ईयर। ठीक है, अब केस पहुंच गया भाई
कोर्ट में केस चला गया है। अब कोर्ट ने देखा तो भाई वाई को कैसे पता लगेगा मुझ पर केस हुआ है, वाई को बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे? समन्स टू अपीयर, कि आओ भाई तुम्हारे ऊपर केस हो गया है। ऑर्डर 5 यही तो बता रहा है कि भाई आपके खिलाफ सम्मन इशू हो गए हैं, आप आइए, आपके खिलाफ एक्स ने केस किया है, आप अपना पक्ष भी बताइए हमें। भाई अभी पक्ष कैसे बताएगा? वो रिटर्न स्टेटमेंट से। हमने अपना पक्ष एक्स ने कैसे बताया था? प्लेंट से। तो प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट कैसे होनी चाहिए? दीज आर प्लीडिंग, प्लीडिंग जनरली। ऑर्डर 6 यही बताता है कि प्लीडिंग्स कैसे होनी चाहिए। अभी एक्स कौन है? प्लेंटिफ, यानी कि वादी। प्लेंटिफ को हिंदी में वादी बोलते हैं। प्लेंटिफ का मतलब होता है जो कोर्ट में अप्रोच करता है कि मेरे साथ डिफेंडेंट ने ये कर दिया। डिफेंडेंट कौन? अदर पार्टी, यानी कि वाई। लेकिन वो कैसे बताएगा कोर्ट को? हम बात कर चुके हैं भाई, वकील साहिबा के पास जब आप गए थे, उन्होंने आपसे कुछ लिखवाया था प्लेंट, तो उस प्लेंट के बारे में सब कुछ बताया गया है ऑर्डर 7 में। देखिए सब चीजें आप अपने आप जुड़ी हुई हैं। आप जब इसको सीरियसली समझेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। भाई इसने तो प्लेंट लिख दिया, वाई के पास सम्मन आ गई, तो वाई भी तो वकील के पास जाएगा ना। तो ऑर्डर 3, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वकील इसके लिए हो जाएगा। तो वाई भी वकील साहिबा के पास पहुंचा कोई दूसरी, और बोला कि सर मैडम ये मेरे साथ तो गलत कर दिया, एक्स ने गलत केस किया है। बोला ठीक है, ये सम्मन आया है, सम्मन के साथ में प्लेंट की कॉपी लगी है, तो वो अपना रिप्लाई बनाएगा और उसको हम बोलेंगे रिटर्न स्टेटमेंट, जब वो कोर्ट में अपना पक्ष दे देगा। लेकिन अब ऑर्डर 5 में जब सम्मन आते हैं, आप गांव में सुने होंगे कि सम्मन आए तो लिए ही नहीं, उसने मिला ही नहीं। भाई जब सम्मन नहीं मिल लिए, सम्मन सर्व ही नहीं हुआ, तो क्या पता वो आएगा कोर्ट में कि नहीं आएगा। अगर सम्मन ले लेता है तो अपीयरेंस, नहीं आएगा तो नॉन अपीयरेंस। नॉन अपीयरेंस होगा तो क्या होगा? एक्स पार्टी हो जाएगा। अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस के बारे में कौन बात करता है? ऑर्डर 9। अब मान लेते हैं कि वो आ गया, नहीं आया तो एक्स पार्टी हो ही जाएगा। अब मान लेते हैं कि वो आ गया, उसने अपना रिटर्न स्टेटमेंट एज पर ऑर्डर 8 दे भी दी, ठीक हो गया। अभी आ गया तो कोर्ट क्या करेगा? एग्जामिनेशन करेगा। किसका? जो भाई आपने प्लेंट दी है, आपने रिटर्न स्टेटमेंट दिया है, कौन सी बातें किसने डिनाई की है, कौन सी एडमिट की है, इशू क्या है एक्चुअल में। अभी कोर्ट जजमेंट कब देगा, किस पे देगा, उसको इश्यूज तो फ्रेम करने पड़ेंगे ना कि एग्जैक्टली क्या इशू है, डिस्प्यूट क्या है दोनों पार्टीज में। यहां डिस्प्यूट क्या है? ऑनरशिप। अभी डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। अब मान लो भाई एग्जामिनेशन में कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ कि नहीं भाई ये तो बनी नहीं बात, प्लेंट में कुछ और है, समझ में नहीं आ, रिटर्न स्टेटमेंट में कुछ और है, तो इसमें क्वेश्चनरीज दिए जाते हैं कोर्ट के थ्रू। प्लेंटिव डिफेंडेंट को दे सकता है, डिफेंडेंट प्लेंटिव को, और कोर्ट भी दोनों पार्टी से पूछ सकता है कि भाई ये लिखा आपने समझ में नहीं आया, इसके बारे में और डिटेल बताओ। डिफेंडेंट बोल सकता है प्लेंटिव को कि तुमने ये मुझ पे आरोप लगाए, मेरी समझ में नहीं आए, इसके बारे में मुझे ये डाउट्स है, ये मुझे क्लियर करो। तो कोर्ट के थ्रू वो पूछेगा। लेकिन बीच में कोर्ट को क्यों लेते हैं हम? भाई बहुत सारे अननेसेसरी चीजें भी पूछ सकते हैं ना लोग, तो अब जो रिलेवेंट ही नहीं है उस पर कोर्ट का टाइम क्यों वेस्ट करना। तो कोर्ट क्या करता है, उनको स्ट्राइक आउट कर देता है, और जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को अदर पार्टी को भेजता है फॉर रिप्लाई। भाई यहां तक हो गया। अभी आता है ऑर्डर 13 एडमिशन। भाई किसने, मान लो वाई बोला कि हाँ जी घर तो ये एक्स का था पहले, पर मैंने खरीद लिया। भाई ये तो एडमिट करता है नहीं कि पहले एक्स से रिलेट करता था, अभी उसने खरीद लिया है। अब खरीद लिया तो भाई तुम सेल डीड दिखा दो। कहने की बात यह है कि जो प्लेंट में किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, उनका क्या, किसने कितना एडमिट किया है। मान लो किसी ने किसी पे केस किया कि इसने मुझे जज साहब मेरे 10 लाख रुपए नहीं दे रहा, वो बोला कि जी पैसे तो देने हैं लेकिन सिर्फ 5 लाख देने। और भाई अगर सब कुछ एडमिट कर लेता है डिफेंडेंट तो केस ही खत्म, कोर्ट जजमेंट दे देगा यहां पे। अभी क्या करेगा कोर्ट कि किसी से फॉर द स्ट्रॉन्ग ग्राउंड टू frame the issues, court may ask to produce documents,
court may impound the documents, and after thorough inspection or verifying the copies, certified copies with the originals, it can return also the documents. मान लो आप पे कोई ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनकी आपको रेगुलर जरूरत पड़ती है, तो कोर्ट आपको रिटर्न भी कर सकता है. देखिए, ऑर्डर 10 में एग्जामिन किया कोर्ट ने, चीजें क्लियर नहीं हुई, क्वेश्चन पूछे गए दोनों पार्टी से, फिर भी चीजें क्लियर नहीं हुई, फिर कोर्ट ने देखा कि किसने क्या एडमिट किया है, क्या एडमिट नहीं किया है. और ऑर्डर 14 में कोर्ट बिल्कुल क्लियर करना चाहता है कि एक्चुअल कॉज ऑफ एक्शन क्या है, डिस्प्यूट क्या है, इसको बिल्कुल क्लियर करना चाहता है. तो उसने डॉक्यूमेंट्स मांग लिए, और जो डॉक्यूमेंट उसको जरूरी लगे वो उसने इंपाउंड भी कर लिए. अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप आएगा फ्रेम ऑफ इश्यूज. यहां पे कोर्ट डिसाइड करता है कि एक्चुअल में डिस्प्यूट क्या है. कोर्ट लिखता है कि दोनों पार्टीज में ये इश्यूज हैं, इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ इश्यूज. अब इश्यू तो फ्रेम हो गए. अब इश्यू फ्रेम होने के बाद पहली हियरिंग में कोर्ट ने डिसीजन दे दिया. भाई वो डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन और क्वेश्चनरी से समझ गया कि भाई एक्स झूठ बोल रहा है, वाई सही बोल रहा है, कि उसने वाई के फेवर में दे, भाई घर तो वाई का ही है, सेल डीड है इसके पास, तुम्हारा घर पे कोई राइट नहीं है. ठीक है. लेकिन अभी क्या हुआ कि बोला कि नहीं जनाब, ये तो सेल डीड गलत है, मेरे पास विटनेस है, इसने धोखे से जबरदस्ती बनवाई है मुझसे. भाई ठीक है, विटनेस है, विटनेस को बुलाओ. विटनेस को कैसे बुलाएंगे? समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस, ऑर्डर 16 यही तो बता रहा हमें कि आप विटनेस कैसे बुलाओगे. अब भैया जो विटनेस था वो बदमाश था, उसका बेचारे को जेल हो गई. भाई विटनेस तो था वो तो जेल में है. तो जेल में है तो उसके लिए एक नया प्रोविजन डाल दिया गया यहाँ पे कि जो जेल में है उसके लिए सम्मन कैसे भेजे जाएंगे. ऑर्डर 16 है, यही बता रहा आपको. अभी सम्मन चले गए. ठीक है. अभी कोर्ट क्या करेगा? एडजॉर्नमेंट्स, डेट्स दे देगा कि भाई ठीक है आगे की डेट देते हैं. इसके बारे में बताया गया ऑर्डर 17 में. अभी भाई विटनेस को आपने सम्मन भेजा तो विटनेस आएगा, जब विटनेस आएगा तो उसको एग्जामिन करना पड़ेगा. ऑर्डर 18 यही तो बोलता है. फिर कोर्ट बोलेगा ठीक है तुम जो बोलो इसको एफिडेविट दो इस चीज का. एफिडेविट के बारे में ऑर्डर 19 में बता दिया. हालांकि हमारा एविडेंस एक्ट सेक्शन 3 क्लियरली बोलता है कि एफिडेविट्स को हम एज एविडेंस एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बट इट इज नॉट अ मैंडेटरी रूल. ये कोर्ट की अपनी डिस्क्रिप्शन पावर है, ये कोर्ट की अपनी डिस्क्रिप्शन पावर है कि वो चाहे तो एफिडेविट में भी ले सकता है. अब भाई कोर्ट समझ गया, विटनेस भी हो गए, सब कुछ हो गए, अब वो एक डिक्री और जजमेंट पास कर देता है. लेकिन दोस्तों यहां पे आपके कोर्ट का फैसला नहीं होता, यहां सिर्फ उसने डिक्री बनाई है. अब वो कॉस्ट डालेगा कि भाई ये तो ना एक्स की गलती है, सारे केस का खर्चा, वाई का खर्चा भी यही देगा, जो भी कॉस्ट है उसका सारा पे कौन करेगा? यही करेगा एक्स. इसने गलत आरोप लगा दिया भाई. और ऑर्डर 21 में वो डिग्री को एग्जीक्यूट कर देगा. आपका जो भी ऑर्डर या डिग्री है उसको एग्जीक्यूट कर देगा. अभी डिग्री ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है, वो हम सब फर्दर इनको डिटेल्स में समझेंगे. फ्रेंड्स मैं आपको ये चीज इसलिए समझाना चाहता हूं कि आपको इनको मगअप नहीं करना है. इस बात को नहीं डरना है कि बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं. अगर आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखेंगे तो चीजें एक दूसरे से रिलेट हैं. वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉ. हमें इसे मगअप नहीं करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है. सो फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग सीपीसी फ्रॉम सेक्शन 1. और दोनों सेक्शन ऑर्डर्स को हम रिलेशन में एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ते जाएंगे और बहुत इजीली आपको समझ में आएगा. ये वीडियो सिर्फ आपको बेसिक्स बताने के लिए था कि सीपीसी के बेसिक्स क्या है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और फ्रेंड्स कमेंट करना मत भूलिए.